हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे बेस्ड प्रॉब्लम्स। लास्ट लेक्चर में सब लोगों को प्रॉपर्टीज अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है कि प्रॉपर्टीज क्या होता है और उसकी नेसेसिटी क्या है। तो एक बार सारे प्रॉपर्टीज अब तुम्हारे माइंड में आ गए हैं, तो उन प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सिंपल प्रॉब्लम से पहले स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे। तो वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं, विदाउट एक्सपैंडिंग इवेलुएट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अभी सेकंड क्वेश्चन उस पर ध्यान नहीं देना, अभी इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बिना एक्सपैंड किए हुए फाइंड करना है। तो विदाउट एक्सपैंडिंग डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करने का क्या मीनिंग होता है कि हम कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करके उसके टर्म्स को कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे ताकि जो हम सेवेंथ प्रॉपर्टीज अप्लाई किए हैं उन्हीं का यूज करके इसका वैल्यू बिना एक्सपेंड किए हुए फाइंड किया जा सके। क्योंकि बिना प्रॉपर्टीज के अगर हम डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करने बोले तो बिना एक्सपेंशन के तो पॉसिबल नहीं है। तो यहां बोला बिना एक्सपेंशन के फाइंड करना है, तो ये तभी पॉसिबल है जब इसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई हो। तो वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम में ये तुम सेलेक्ट भी नहीं कर पाओगे कि कौन सा प्रॉपर्टीज है। इसलिए प्रॉपर्टीज कई लोगों को डिफिकल्ट लगता है कि प्रॉपर्टीज तो पता है कि क्या होता है, सारे प्रॉपर्टीज भी समझ आ गए, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है इसमें प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए तुमको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, कुछ क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना होगा, कुछ को सिलेक्ट मतलब एक्सप्लेन किया जा रहा है तो उसको समझना होगा कि कैसे प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रहा है। तो देखना यहां पे जस्ट ऑब्जर्व करना। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है। यहां पे ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन क्या हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करके ऐसा कर सकते हैं? तो देखते हैं। अगर हम फर्स्ट कॉलम को ऑब्जर्व करें, 41, 79, 29 है, फिर थर्ड कॉलम 5, 9 एंड 3 है। अगर हम थर्ड कॉलम में 3 से मल्टीप्लाई 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अभी 3 से कर नहीं रहे, 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, करके लिखना नहीं है, जस्ट अभी इमेजिन करो। तो इनको अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 बन जाएगा, और 40 अब इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 1 बन जाएगा। उसी तरह इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72 होगा, और उस 72 को इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 7 बन जाएगा। तो तुम ये देख रहे होगे कि इंटू 8 अगर थर्ड कॉलम में करते हैं और फिर उसको ले जाकर के फर्स्ट कॉलम में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये सेकंड कॉलम के आइडेंटिकल दिखेगा। ये भी तुमको उसी तरह दिख जाएगा। 8 इंटू 3 24, और 24 को जब 29 में माइनस करेंगे तो वो 5 आएगा। इसका मतलब है अगर हम यहां पे प्रॉपर्टीज अप्लाई करें, जस्ट लिख रहे हैं अप्लाइंग प्रॉपर्टीज, applying the properties C1 changed to C1 minus 8C3। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो फर्स्ट कॉलम है वो क्या आएगा? तो C1 चेंज होके बन जाता है C1 माइनस 8C3। तो माइनस 8C3 हम ये प्रॉपर्टीज में भी एक्सप्लेन किए थे। इसमें थर्ड कॉलम में 8 से मल्टीप्लाई करना नहीं है, मल्टीप्लाई करके उसको यहां सब्ट्रैक्ट कर लेना है, और एज इट इज कॉलम थर्ड रह जाएगा, लेकिन कॉलम 1 चेंज होकर के बन जाएगा 41 माइनस 8 इंटू 5, ये 1, फिर 79 माइनस 9 इंटू 8 दैट विल बी 7, एंड 29 माइनस 8 इंटू 3 दैट विल बी 5, और बाकी सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज रह जाएगा। इट मीन्स 1, 7, 5, 9, 5 एंड 3। अब इक्वल टू 0 लिख देंगे डायरेक्ट। क्यों? एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट 0 क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल होता है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है। बस ब्रैकेट में लिखेंगे एज फर्स्ट एंड, या फिर सिंबल के टर्म में लिखो एज C1 इज आइडेंटिकल विथ C2। तो अगर C1 और C2 आइडेंटिकल होगा इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा। तो तुम यहां से समझ सकते हो कि बिना एक्सपेंडिंग प्रॉपर्टीज अप्लाई करके डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड कर लिया गया और वो 0 आया। अब हम आते हैं सेकंड में। सेकंड प्रॉब्लम क्या है? इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा W की तरह होता है, एग्जैक्ट W की तरह नहीं होता, वो कुछ इस तरह से होता है। अब ये ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर में सब लोग पढ़े होंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के सेक्शन में। तो अब ओमेगा की अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा 0 होता है। इट मीन्स द सम ऑफ
ऑल थ्री क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, सब लोग को पता होना चाहिए। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 करना है, तो यहां पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि क्या करना है, तो तुमको प्रॉपर्टीज ही अप्लाई करके करना है। ऐसा नहीं कि सर प्रॉपर्टीज मन नहीं कर रहा है तो नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है। यहां पे तो सिंपल लिखा गया है कि ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वी हैव टू शो दैट। तो तुम्हारे माइंड में आएगा कि डायरेक्ट एक्सपैंड कर देते हैं, मान लो प्रॉपर्टीज नहीं पता है, तो ये अगर एग्जाम की बात करें तो वहां पे मेंशन हो जाता है मैक्सिमम टाइम कि यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड सो दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो ऐसे केसेस में इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो कंसिडरेट करना। तुमको ये दिख रहा होगा कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा, अगर हम तीनों कॉलम्स को या तीनों रोज को आपस में ऐड कर दें, तो ऐड करने का मतलब है, हम तुमको एक प्रॉपर्टीज बताए थे कि आर आई चेंज्ड टू आर आई प्लस K1 RJ प्लस K2 RK, मतलब किसी भी 2 रोज या 2 कॉलम्स के स्केलर मल्टीपल को तीसरे रोज और कॉलम में ऐड कर देते हैं। तो हम यहां पे इसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं LHS में, R1 चेंज्ड टू ओल्ड R1, दिस इज द न्यू R1, न्यू R1 इज इक्वल टू, इट मींस चेंज टू R1, इट मींस ओल्ड R1 प्लस ओल्ड R2 प्लस ओल्ड R3। तो ये न्यू R1 बिकम्स R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इट मींस अब वो LHS क्या बन जाएगा, तो न्यू R1, तो न्यू R1 इट मींस R1 R2 R3 को ऐड करके, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1, क्योंकि R1 चेंज होकर के R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता है, तो ये दोनों को इसमें ले जाकर के ऐड कर देना है। तो अगेन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये भी, ये दोनों जब इसमें ऐड होगा तो अगेन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड सेकेंड एंड थर्ड रो सेम रहेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा। अब यहां से जब फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट तुम देख रहे होगे 0 के इक्वल है, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज है, वो 0 होता है। तो अगर ये तीनों 0 हो जाएगा, तो अगर हम फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट 0 कर दें तो वो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा, और ये प्रॉपर्टीज में भी पढ़े हैं। तो इसका मतलब इसका हम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 लिखेंगे। एक स्टेप और मेंशन कर देना है, बस उसमें करना कुछ नहीं है, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को 0 कर देना है और डायरेक्टली उसके बाद इक्वल टू 0 लिखेंगे, और ब्रैकेट में जस्ट एक्सपैंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, क्योंकि किसी भी एक रो या एक कॉलम में नंबर ऑफ जीरोस, मतलब सारे एलिमेंट 0 हो जाए, तो उसी रो और कॉलम के अलोंग अगर हम डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करें तो वो 0 आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट का ऑलरेडी पता होगा कैलकुलेट करने का टेक्निक, that is the sum of product of element of a row or column with their corresponding cofactors। तो अगर एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, तो 0 into their corresponding cofactor is always 0, it means determinant value is equal to 0। तो जस्ट अगर एक एलिमेंट, एक डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू डायरेक्ट हम 0 कर सकते हैं। तो ये था सिंपल प्रॉपर्टीज यूज करके दोनों को फाइंड करना। हम कुछ और प्रॉब्लम देखेंगे, अभी सिंपल ही देखेंगे, धीरे धीरे उसको स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। ये चाहो तो नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सबसे पहले वी हैव टू शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो अगेन सबसे पहले हम इसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और फिर 0 लाने की कोशिश करेंगे। तो LHS में जस्ट पहले ऑब्जर्वेशन, क्योंकि डायरेक्ट केवल बता देने से कि ये अप्लाई कर लो और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लो बहुत आसान हो जाता है, तो सेलेक्ट करने के बारे में पहले सोचना है। तो देखो यहां पे फर्स्ट कॉलम का तीनों एलिमेंट 1 है। अगर हम चाहते हैं कि कोई और कॉलम सेम 1 1 1 आ जाए, तो देखते हैं यहां कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा या नहीं। तो तुमको सेकंड कॉलम दिख रहा होगा ABC, और इसमें B प्लस C प्लस A प्लस B। अगर हम सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम में ला करके ऐड कर दें डायरेक्ट, तो अगर ये कॉलम सेकंड कॉलम यहां ऐड हो जाएगा, तो ऐड होने के बाद दिस एलिमेंट बिकम्स A प्लस B प्लस C, दिस बिकम्स अगेन A प्लस B प्लस C, और ये फिर यहां ऐड होगा A प्लस B प्लस C। इट मीन्स सेकंड को थर्ड में ऐड करने के बाद थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट A प्लस B प्लस C कॉमन हो जाएंगे।
अब a प्लस बी प्लस सी थर्ड कॉलम में हर टर्म में एक फैक्टर की तरह है, तो हम a प्लस बी प्लस सी कॉमन डिटर्मिनेंट के आउटसाइड ले सकते हैं। हम एक प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे, उसमें बोले थे कि अगर एक डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम में कोई कॉमन फैक्टर है तो दैट कॉमन फैक्टर कैन बी टेकन आउटसाइड ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो इसमें यही करना है, पहले सेकंड कॉलम को इसमें ऐड करेंगे तो तीनों एलिमेंट a प्लस बी प्लस सी हो जाएंगे। अब a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने के बाद थर्ड कॉलम के तीनों एलिमेंट 1 बन जाएंगे और उसके बाद फर्स्ट और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल होगा और डिटर्मिनेंट वैल्यू 0। तो जस्ट रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यहां से फर्स्ट प्रॉपर्टीज लिखेंगे, जस्ट C3 चेंज्ड टू C3 प्लस C2, क्योंकि जो न्यू C3 है दैट इज इक्वल टू ओल्ड C3 प्लस C2। तो ओल्ड C3 प्लस C2 तुम आसानी से लिख सकते हो। तो यहां से अब उसके बाद क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू, नाउ दिस इज सेम 1 1 1, दिस इज A B and C and that will be A plus B plus C, that will be A plus B plus C and that will be A plus B plus C। अब उसके बाद तुम समझ सकते हो, यहां से ये तीनों एलिमेंट सेम है तो कॉमन ले लें A plus B plus C, after that first column 1 1 1, then A B C 1 1 1 and then directly equal to 0, because if the any two rows or two columns is identical their determinant value is equal to 0। तो यहां से मिल गया determinant value 0। तो ये सिंपल था। अगेन ये जो क्वेश्चन है इसमें भी इक्वल टू 0 करना है, तो इसमें भी कुछ सेम इसी का प्रॉपर्टीज यहां पे लगने वाला है। ट्राई करके जस्ट तुम देखना चाहो वीडियो पॉज करके देखो, सेम प्रॉपर्टीज एकदम आइडेंटिकल है, ये बन जाएगा। अगर नहीं बना तो देखो, अगर हम इस कॉलम को इसमें ऐड कर दें तो ऐड करने के बाद ये क्या बन जाएगा, ए बी प्लस ए सी पहले से है और यहां ऐड करेंगे तो बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। फिर इसको यहां पे ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा अगेन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। फिर ये यहां पे ऐड करेंगे दैट विल बी अगेन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इट मींस इस थर्ड कॉलम के तीनों एलिमेंट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएंगे। जब तीनों एलिमेंट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए थर्ड कॉलम से कॉमन निकालेंगे और फिर ये 1 1 1 और ये थर्ड कॉलम 1 1 1, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा। तो जस्ट यहां से भी वही प्रॉपर्टीज C3 चेंज्ड टू C3 प्लस C2, तो दैट इज इक्वल टू 1 1 1 BC CA AB and that will be AB plus BC plus CA, that will be AB plus BC plus CA, that will be AB plus BC plus CA। अब तुम मेरे हिसाब से खुद से कर सकते हो, तो आगे कंप्लीट कर लो। AB प्लस BC प्लस CA कॉमन लो, 1 1 1 1 1 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। कुछ और देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। बस हर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को अच्छे से ऑब्जर्व करो कि प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई हो रहा है, ताकि हम डिटर्मिनेंट वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकें, समटाइम्स बिना मल्टीप्लिकेशन के कैलकुलेट कर सके। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, विदाउट एक्सपैंडिंग वी हैव टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो थर्ड कॉलम में जो तुमको एलिमेंट दिख रहे होंगे दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कंपाउंड एंगल, साइन अल्फा प्लस डेल्टा, साइन बीटा प्लस डेल्टा एंड साइन गामा प्लस बीटा। तो फर्स्ट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्सपैंड ऑल दीज थ्री टर्म्स। तो हम गिवन डिटर्मिनेंट में हम थर्ड कॉलम को एक्सपैंड करके जस्ट लिख रहे हैं, बाकी एज इट इज छोड़ देंगे, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम केवल एक्सपैंड कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज यूज करके। तो साइन अल्फा प्लस डेल्टा, तो दैट विल बी साइन अल्फा कॉस डेल्टा प्लस कॉस अल्फा साइन डेल्टा। फिर साइन बीटा प्लस गामा, तो साइन बीटा प्लस डेल्टा, तो साइन बीटा कॉस डेल्टा प्लस कॉस बीटा साइन डेल्टा। फिर इसके बाद साइन गामा प्लस बीटा, तो दैट इज साइन गामा। नाउ देयर इज डेल्टा, क्वेश्चन मिस्टेक है, यहां पे डेल्टा होगा। तो साइन गामा कॉस डेल्टा प्लस कॉस गामा साइन डेल्टा। तो ये हम
इसके थर्ड कॉलम में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई किए, अप्लाइज करने के बाद जो एक्सपैंड करके आया वो ये मिला। अब जस्ट समझना प्रॉपर्टीज, अगर हम इस थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम में कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई करके यहां सब्ट्रैक्ट कर लें, ये मल्टीप्लाई होगा तीनों एलिमेंट्स कॉस डेल्टा से और यहां सब्ट्रैक्ट होगा। तो ऑब्जर्व करना होगा क्या, अगर हम साइन अल्फा में कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करें तो यहां माइनस करने के बाद ये जीरो हो जाएगा। इसमें फिर साइन बीटा में कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करें और यहां ले जाकर के माइनस करेंगे, ये जीरो हो जाएगा। फिर इसी तरह साइन गामा में कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके यहां माइनस करेंगे, ये तीनों एलिमेंट जीरो हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम इसमें मतलब सेकेंड कॉलम में साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करें, साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके अगर हम यहां माइनस कर लें, इसमें ये भी थर्ड कॉलम का ही पार्ट है, तो उसके बाद ये तीनों एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। इट मींस हम इन सब को क्या करते हैं, किसी भी दो कॉलम के स्केलर मल्टीपल को तीसरे में हम ले जाकर के ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, C3 अप्रोचेस टू C3 माइनस कॉस डेल्टा C1, कॉस डेल्टा C1 माइनस साइन डेल्टा C2। मतलब C3 में हम क्या कर रहे हैं, इसमें कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं और इसमें साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं। तो ऐसा करने के बाद तुम अब समझ जाओगे, ये जीरो हो जाएगा इसकी वजह से और ये तीनों जीरो हो जाएंगे इसकी वजह से। तो अब इसके बाद जो हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे वो क्या आएगा तो समझ सकते हो। तो ये तो सेम रहेगा, साइन अल्फा साइन बीटा, जो फर्स्ट कॉलम है एज इट इज रहेगा साइन गामा, एंड देन cos alpha cos beta cos gamma, cos alpha cos beta cos gamma, and after that all elements of the third column become zero and then determinant value is equal to zero। तो यहां पे देख रहे होगे प्रॉपर्टीज क्या हुआ कि हम फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम के स्केलर मल्टीपल को थर्ड कॉलम में सब्ट्रैक्ट किए और वहां से थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो मिल गए और यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट वी कैन राइट द डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो बहुत ही सिंपल स्टेप था, बस ऑब्जर्वेशन कि किसमें क्या मल्टीप्लाई करके किस कॉलम में सब्ट्रैक्ट करें ताकि प्रॉपर्टीज यूज करके डिटर्मिनेंट वैल्यू इजीली कैलकुलेट किया जा सके। तो ये तुम देख रहे होगे प्रॉपर्टीज धीरे धीरे एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम, 10 प्रॉब्लम बनाने के बाद तुमको पता चलने लगेगा कि प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई करते हैं। और भी प्रॉब्लम्स देखेंगे, अभी हम बहुत सारे प्रॉब्लम देखने वाले हैं क्योंकि जितना प्रॉब्लम देखोगे समझोगे कि प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई किया जा रहा है उतना तुम्हारे लिए खुद से प्रैक्टिस करना आसान होता चला जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, डेल्टा 1 एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में गिवन है, डेल्टा 2 एक डिटर्मिनेंट गिवन है और प्रॉपर्टीज के हेल्प से यह प्रूफ करना है कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 के इक्वल है। ऐसा नहीं है कि एक्सपैंड कर देना है, इसको अलग एक्सपैंड कर दें, अलग एक्सपैंड कर दें और उसके बाद हम डिटर्मिनेंट वैल्यू को इक्वल दिखा दें। हम बिना एक्सपेंशन के करना चाहते हैं। तो बिना एक्सपेंशन के तभी पॉसिबल है हम इसमें किसी एक को सेलेक्ट करके उसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करते चले जाएं और प्रॉपर्टीज अप्लाई करने से क्या हो कि इसके जो टर्म्स हैं डेल्टा 1 का टर्म्स बदल के डेल्टा 2 के आइडेंटिकल हो जाए या फिर डेल्टा 2 के टर्म्स बदल के डेल्टा 1 के आइडेंटिकल हो जाए। तो हम यहाँ पे डेल्टा 2 को सेलेक्ट करते हैं और उसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करना शुरू करते हैं और अप्लाई करके उसको डेल्टा 1 के इक्विवेलेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो समझना, हम डेल्टा 2 इज इक्वल टू लिखें तो दैट विल बी नाउ एज डेल्टा 2 इज इक्वल टू, दिस इज 1 1 1 फर्स्ट रो, सेकेंड रो yz zx xy xy एंड z। अब उसके बाद हम ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि अगर हम किसी एक रो में कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर में उसी क्वांटिटी से डिवाइड करना होता है ताकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहे। तो हम यहां पे कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। हम फर्स्ट कॉलम में x से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड कॉलम में y से, थर्ड कॉलम में z से। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहां पे स्क्वायर के टर्म है, तो स्क्वायर का टर्म तभी आएगा जब यहां पे हम x मल्टीप्लाई करें, यहां y और यहां पे z। उसके बाद क्या आएगा हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। तो हम ये प्रॉपर्टीज को क्या लिखेंगे, C1 चेंज्ड टू दैट इज xC1, C2 चेंज्ड टू yC2 एंड C3 चेंज्ड टू zC3। तो इसके लिए अगर हम
इनसाइड द डिटर्मिनेंट रोज में कॉलम्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर हम डिवाइड करेंगे ताकि प्रॉपर्टीज में डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रह जाए। तो उसके बाद हम लिख सकते हैं 1/xyz। अब उसके बाद मिलेगा ये xyz x², फिर इसमें y से कर रहे हैं तो दैट बिकम्स y xyz एंड दिस इज y², इसमें z से कर रहे हैं z xyz एंड z²। अब ये आ गया। अब उसके बाद तुमको दिख रहा होगा कि ये कॉमन फैक्टर कैन बी टेकन आउटसाइड ऑफ द डिटर्मिनेंट। नाउ xyz इज कॉमन in all the three terms of the second row. It means that can be taken outside. So then after this one, that is equal to xyz divided by xyz. Now here xyz is the common of the second row. Then determinant is xyz and that will be 1 1 1 1 1 1 and then x² y² z², x² y² z²। तो अब जो ये डिटर्मिनेंट मिला डेल्टा 1 के इक्वल लाना है। तो तुमको दिख रहा होगा कि टर्म तो सेम है लेकिन रो है जो जस्ट इंटरचेंज करना रह गया है। तो 1 1 1 यहां पे फर्स्ट पे होना चाहिए। तो हम किसी भी दो रो को ही आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं एक बार में, तीन को एक बार में नहीं करते। तो सबसे पहले हम इन दोनों को कर लेते हैं ताकि यहां पे जो 1 1 लाने का काम है वो हो जाए। तो अगर हम फर्स्ट रो को सेकेंड रो से इंटरचेंज कर लें तो कभी भी हम दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निगेटिव ऑफ द ओरिजिनल हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम रहे तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के बाद हम बाहर में -1 लिखेंगे और उसके बाद ये 1 1 1 होगा, फिर x y z और फिर x² y² z²। अभी भी ये डेल्टा 1 के इक्वल नहीं है, ये यहां होना चाहिए और ये यहां होना चाहिए। तो अब हम सेकंड रो को थर्ड रो से इंटरचेंज कर लें। तो सेकंड को थर्ड से इंटरचेंज करने के बाद अगेन एक -1 मल्टीप्लाई होगा और इस तरह से -1 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होने के बाद बाहर में +1 रह जाएगा और जो ये डिटर्मिनेंट है वो डेल्टा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आफ्टर अप्लाइंग R2 interchanged with R3, so that becomes -1 whole square, that is 1 1 1, this is x² y² z² and this is xyz and this is equal to delta 1। तो तुमको दिख रहा होगा कि जस्ट प्रॉपर्टीज अप्लाई करके हम एक डिटर्मिनेंट को दूसरे के इक्विवेलेंट प्रूफ कर पाए। और यहां से एक स्टेप तुमको सीखने को मिला कि अगर कभी भी किसी भी रोज या कॉलम्स में हम एक टर्म से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हम प्रॉपर्टीज में तो मल्टीप्लिकेशन का लिखेंगे, लेकिन जब प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा डिटर्मिनेंट का उसको बाहर में उसी क्वांटिटी से डिवाइड करना होगा, इसलिए ताकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहे। तो ये था सिंपल अगेन एक प्रॉपर्टीज यूज करके एक डिटर्मिनेंट को दूसरे के इक्विवेलेंट प्रूफ करना। कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। अगेन नेक्स्ट प्रॉब्लम में विदाउट एक्सपेंडिंग एक डिटर्मिनेंट को दूसरे डिटर्मिनेंट के इक्वल प्रूफ करना है। तो दूसरा डिटर्मिनेंट जब सामने हो तो प्रॉपर्टीज सेलेक्ट करना थोड़ा सिंपल इसलिए होता है क्योंकि हमको पहुंचना है कि आखिर मतलब हमको ये पता है कि कहां तक पहुंचना है। तो हम ये डिटर्मिनेंट को देख रहे हैं। अब ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये तुमको दिख जाएगा कि यहाँ पे 1 - x² बाहर में कॉमन टर्म है। तो इसमें कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज के बारे में सोचना होगा ताकि इसके किसी एक रो या एक कॉलम में 1 - x² कॉमन दिख जाए, क्योंकि बाहर में है तो डेफिनेट है ये अंदर मल्टीप्लाई किया जा सकता है और अंदर ये मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें अगर हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करें तो 1 - x² एक कॉमन टर्म मिला होगा। तो देखते हैं कि इसमें किसी का एक स्केलर मल्टीपल दूसरे में ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 - x² कॉमन दिखता है या नहीं दिखता। तो जस्ट इस केस में अगर तुम सेकंड रो में x से मल्टीप्लाई कर लो, अगर तुम सेकंड रो में x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, इमेजिन करना, ax² + bx। अब ax² + bx को इसमें माइनस करेंगे तो ये bx कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा a - ax²। उसी तरह इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी cx² एंड दैट विल बी dx। तो dx यहां पे सब्ट्रैक्ट होकर के 0 हो जाएगा और ये c - cx² बच जाएगा। तो c - cx², c × 1 - x² एंड हियर
a इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू एक्स से कैंसिल होगा और बचेगा p इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कि अगर हम सेकंड रो में x से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट कर दें तो फर्स्ट रो में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। तो अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या आता है। तो नाउ अप्लाइंग इट मींस r1 चेंज्ड टू r1 माइनस एक्स r2। तो ये अप्लाई करने के बाद जो मिलेगा वो होगा a इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, c इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर and p into 1 minus x square in the first row, and that will be same ax plus b cx plus d px plus q, and that will be u v and w। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट ध्यान देना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन है, उसको हम बाहर ले लिए। अब कॉमन लेने के बाद ये बच जाएगा a c p, फिर ax प्लस b cx प्लस d px प्लस q u v एंड w। अब आते हैं एक और प्रॉपर्टीज पे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो हो गया, अब इस डिटर्मिनेंट को प्रॉपर्टीज अप्लाई करके x के इक्वल दिखाना है। तो ये सबको पता होगा कि अगर हम चाहे तो इसको दो डिटर्मिनेंट के समेशन में लिख सकते हैं, क्योंकि सेकंड रो का सारा एलिमेंट अगर टू टर्म्स के समेशन में है देन डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। लेकिन उससे फिर और प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि एक बार में हम कोई एक ही प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। तो अब तुम इसको और इसको ऑब्जर्व करो तो तुमको दिखेगा यहां पे ax, यहां पे cx और यहां पे px ये एक्स्ट्रा टर्म है, बाकी acp b d q u v w सेम इसकी तरह है। तो मेन यहां से ax cx और px को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए अगर हम रो में अगर हम फर्स्ट रो में x से मल्टीप्लाई करके यहां सब्ट्रैक्ट कर लें, तो अगर ax यहां सब्ट्रैक्ट होगा तो b बचेगा, cx यहां पे सब्ट्रैक्ट होगा तो d बचेगा, और इसमें px सब्ट्रैक्ट होगा तो q बचेगा। तो आइडेंटिकल आ जाएगा। तो सिंपल हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करने वाले हैं, दैट इज अप्लाइंग R2 changed to R2 minus x R1, मतलब R1 में x से मल्टीप्लाई करके R2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ax, cx और px का टर्म कैंसिल होके बाकी जो बचेगा वो सिंपल रहेगा। ये तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज हम लिख ही सकते हैं। नाउ अब उसके बाद a c p, फर्स्ट रो a c p एंड द सेकंड रो दैट विल बी b d एंड q, दैट विल बी b D and Q, and the third row U V W, U V and W। तो इस तरह से ये जो डिटर्मिनेंट मिला RHS के इक्वल है और ये प्रूफ हो गया। तो तुम देख रहे होगे कि हम प्रॉपर्टीज को कैसे मिक्स करके अप्लाई करते हैं, और यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो मैट्रिक्स में पढ़े थे उसकी तरह कि हम रोज की प्रॉपर्टीज यूज करें और कॉलम की प्रॉपर्टीज यूज करें। हम फ्री हैं एक ही प्रॉब्लम में दोनों प्रॉपर्टी यूज करने के लिए, और जब भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी तुमको पता चलेगा कि प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई करना है। और भी प्रॉब्लम्स देखेंगे, अभी जस्ट पेशेंस रखो और एक एक प्रॉब्लम को जस्ट देखो। अगर हम बोर्ड पे कोई प्रॉब्लम लिखते हैं, सॉल्व करने से पहले तुमको लगे कि हम कर सकते हैं तो वो तुम खुद से करने की कोशिश करो, प्रॉब्लम होता है फिर उसके बाद आगे का वीडियो देखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। अगेन प्रूफ करना है दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस वन। तो अब यहां पे ये डिटर्मिनेंट के इक्वल नहीं लाना है, एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल लाना है, और वो भी प्रॉपर्टीज को। यहां पे कुछ मेंशन नहीं कि अब एक्सपेंड नहीं कर सकते, अब हम कर सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेट करना एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होने वाला है। अगर हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट में देखें तो जब तक प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकता है करेंगे। तो प्रॉपर्टीज पढ़ने का एम क्या था कि हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने से पहले ऐसा कर दें ताकि उसके टर्म्स सिंपल हो जाएं, क्योंकि अभी मल्टीप्लिकेशन डिफिकल्ट होगा। उसके अलावा हम डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो या एक कॉलम के 3 में से एटलीस्ट 2 एलिमेंट को जीरो करने, एटलीस्ट 1 एलिमेंट लेकिन मैक्सिमम 3 में से 2 एलिमेंट को जीरो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तीनों एलिमेंट अगर जीरो हो गया तो डायरेक्ट जीरो हो जाएगा डिटर्मिनेंट वैल्यू, और यहां तो जीरो आ नहीं सकता कभी भी। इसका मतलब हम इसमें कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज अप्लाई करने की कोशिश करेंगे जिससे कि इसके टर्म सिंप्लीफाई हो और
एक रो या एक कॉलम के 3 में से 2 एलिमेंट 0 हो सके, और जिस भी रोज और कॉलम्स में से 3 एलिमेंट के में से 2 एलिमेंट अगर 0 हो जाएंगे तो उसी रो और कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करके डिटरमिनेंट वैल्यू इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो टारगेट है अभी की प्रॉपर्टीज अप्लाई करना। तो सबसे पहला काम, अगर दिए गए डिटरमिनेंट में किसी भी एक रो या एक कॉलम में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, टर्म्स कॉमन है, दैट कैन बी टेकन आउटसाइड, तो वो प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे एलएचएस में। तो यहां पे दिख रहा होगा एलएचएस में इट मींस डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो में ए कॉमन है, तो यहां पे फर्स्ट कॉलम में भी ए कॉमन है, तो कोई एक ही काम पहले करेंगे, या तो फर्स्ट रो से कॉमन ले लो ए, या तो फिर सेकंड रो से। तो अगर हम फर्स्ट रो से ए को कॉमन लेते हैं तो रिप्रेजेंट करने के लिए, कई बार स्टेटमेंट में भी स्टूडेंट लिख सकता है, लेकिन सिंबल के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करोगे, हम यहां से R1 को क्या कर रहे हैं, 1/a R1, R2 में b कॉमन ले रहे हैं, तो दैट इज R2, इट मींस 1/b R2, और R3 में हम c कॉमन लेंगे, इट मींस 1/c R3। तो अब अंदर में अगर हम 1/a 1/b 1/c कर रहे हैं तो बाहर हमको करना पड़ेगा a b c, ताकि डिटरमिनेंट वैल्यू सेम रहे। तो उसके बाद ये बन जाएगा -a, ये बन जाएगा b, और ये बन जाएगा c। फिर उसी तरह ये हो जाएगा a, क्योंकि यहां से हम b कॉमन ले रहे हैं सेकंड रो से, 1/b से मल्टीप्लाई करना या फिर b कॉमन लेना, तो 1/b से करें तो दैट विल बी a, दैट विल बी -b एंड दैट विल बी c। फिर उसके बाद यहां 1/c, इट मींस दैट विल बी a, दैट विल बी 1/c से करें तो दैट विल बी b एंड दैट विल बी -c। अब अगेन, अब फर्स्ट कॉलम से a कॉमन लेंगे, सेकंड कॉलम से b कॉमन लेंगे एंड थर्ड कॉलम से c कॉमन लेंगे, तो उसको क्या लिखेंगे वो देखना। c1 चेंज्ड टू 1/a c1, c2 चेंज्ड टू 1/b c2 एंड c3 चेंज्ड टू 1/c c3। तो अब इस केस में जो डिटरमिनेंट आएगा उसके लिए अब a b c एक बार और आएगा इसके लिए, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, फिर उसके बाद -1 1 1, समझ सकते हो, दैट विल बी -1 1 1, फिर ये 1 -1 1 1 -1 1, फिर 1 1 एंड -1 1 1 एंड -1। अब यहां से सॉल्व करने के लिए जस्ट क्या करना है वो ऑब्जर्व करोगे, यहां लिख रहे हैं, तो एक तो आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब इसमें सारे एलिमेंट इट मींस 1 और -1 के फॉर्मेट में है, तो हम कोशिश करेंगे कि किसी भी एक रो या एक कॉलम के 2 एलिमेंट 0 हो जाए। तो हम कर सकते हैं क्या, इस फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में भी ऐड कर दें और थर्ड कॉलम में भी ऐड कर दें। तो इसको हम यहां पे ऐड करेंगे तो ये यहां ऐड होकर के इसको 0 बना देगा, और ये यहां ऐड होकर के इसको 0 बना देगा। बाकी कुछ भी हो, लेकिन एटलीस्ट ये सारे एलिमेंट में ये दोनों 0 हो जाएगा, और जब ये दोनों 0 हो जाएगा अप्लाई करने के बाद, तो फर्स्ट रो के अलोंग हम इजीली एक्सपैंड कर सकते हैं। तो हम जस्ट अप्लाई कर रहे हैं क्या, C2 में C1 माइनस कर रहे हैं और फिर C3 में भी ऐड कर रहे हैं, C2 में C1 ऐड कर रहे हैं और फिर C3 में भी C1 ऐड कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या लिखेंगे, C2 चेंज टू C2 प्लस C1 एंड C3 चेंज टू C3 प्लस C1। ऐसा करने के बाद a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तो ऑलरेडी कॉमन पहले से है, अब यहां पे ऐड करें तो दैट विल बी 0, दैट विल बी ऑल्सो 0, इट मींस -1 1 1, c1 तो सेम रहेगा। अब ये सोचो यहां पे जाकर के ऐड होगा, तो अब ये वाला यहां ऐड होगा तो दैट विल बी 0, इट मींस ये 0 होगा, फिर 1 -1 0 होगा, और फिर ये 1 ऐड होकर के 2 होगा। फिर उसके बाद ये फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम में ऐड होगा, तो -1 और 1 ये 0 होगा, फिर उसी तरह से 1 और 1 इट मींस 2 होगा, और फिर 1 एंड -1 ये 0 होगा। तो अब ये मिल गया। अब फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं, सेकंड कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि सब में 2 0 आ चुका है। तो नाउ एक्सपैंडिंग along फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करने पे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तो है, तो जस्ट -1 इंटू दियर कोफैक्टर, तो ये प्लस माइनस प्लस होता है, तो केवल प्लस यहां पे होता है। इट मींस हम यहां पे क्या करेंगे, -1 इंटू द डिटरमिनेंट, इट मींस दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट, इट मींस
0 -4, तो 0 -4 इंटू -1, दिस इज 4, इट मीन्स 4a² b² c², दैट इज इक्वल टू RHS। तो तुम देख रहे होगे यहां प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई किया गया। पहले कॉमन टर्म्स को रोज कॉलम से बाहर निकाला गया, फिर उसके बाद जो टर्म्स मिले इसमें हम कोशिश किए कि प्रॉपर्टीज अप्लाई करके एक रो या एक कॉलम के 3 में से 2 एलिमेंट 0 हो जाएं, और जब 2 एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का 0 हो, फर्स्ट रो का 0 हो गया, तो उसमें डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर लिया गया। अगर हम इसमें चाहते तो सेकंड कॉलम के अलोंग भी एक्सपैंड कर सकते थे, जिसमें भी 2 0 है, केवल इस 2 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता और डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड हो सकता था। सेम थर्ड कॉलम में भी 2 0 है, तो केवल इस 2 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड किया जा सकता था। इट मींस प्रॉपर्टीज का एक इंपॉर्टेंट यूज ये भी है कि हम एक डिटर्मिनेंट में प्रेजेंट एक रो या एक कॉलम के 3 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट को 0 करने की कोशिश करें। तो ऐसा करने के बाद जिस भी रोज और कॉलम्स में 0 आ जाते हैं, उसके अलोंग एक्सपैंड करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान हो जाता है। तो हम कुछ और प्रॉब्लम्स के थ्रू इसी को और समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में करना क्या है, ये डिटर्मिनेंट गिवन है और इसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करके फिर एक्सपैंड करके ये लाना है। तो अब सोचो कि अगर ऐसा कोई डिटर्मिनेंट मिल जाए जिसके किसी भी एक रो या एक कॉलम के तीनों एलिमेंट 1 हो, तो वो डिटर्मिनेंट का इजीएस्ट प्रॉब्लम माना जाता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्या है ऐसे प्रॉब्लम में कि इजी कंसीडर किया जाता है? तो कंसंट्रेट करना इसमें प्रॉपर्टीज का टेक्निक क्या है। जब भी किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम में तीनों एलिमेंट 1 हो, तो हम 2 एलिमेंट को 0 इजीली बना सकते हैं। जैसे मान लो इसमें तीनों ये 1 है, हम इन दोनों को 0 बनाने के लिए फर्स्ट रो को यहां माइनस कर लें, ये 0 हो जाएगा, और यही यहां माइनस कर लें, ये 0 हो जाएगा। और 0 हो जाने के बाद फिर डायरेक्ट एक्सपेंशन कर लें, जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद देखेंगे कि अगर एक्सपैंड करने से पहले कुछ रोज और कॉलम्स में कुछ कॉमन टर्म्स हैं, हम उसको बाहर निकाल लेंगे और तब एक्सपैंड करेंगे। तो देखते हैं इसमें प्रॉपर्टीज। तो हम प्रॉपर्टीज में पढ़े कि एलिमेंट्स को रोज और कॉलम में 0 करने की कोशिश करते हैं, तो हम ये दोनों को एक ही स्टेप में 0 करते हैं। जस्ट LHS में प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं। R2 चेंज्ड टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंज्ड टू R3 माइनस R1, ये कर लिया गया। तो अब R2 एंड R3 चेंज कर रहे हैं और फर्स्ट R1 सेम रख रहे हैं। तो अगर ये यहां माइनस होगा, ये 0 बन जाएगा, फिर यहां माइनस होगा, दैट विल बी b माइनस a, और ये यहां माइनस होगा b² माइनस a²। उसी तरह R1 R3 में माइनस होगा, ये 0 होगा, फिर ये यहां माइनस होगा तो c माइनस a, और फिर ये माइनस होगा तो c² माइनस a²। अब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट कॉलम में 2 0 आ गए तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग हम एक्सपैंड कर लेंगे, क्योंकि अभी भी मल्टीप्लिकेशन हमको करना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्ट सोचो एक्सपैंड करेंगे तो दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन अभी भी मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। तो हम ये कोशिश करेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब तक प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकता है डिटर्मिनेंट में, हम तब तक करेंगे, और उसके बाद ही जब तुमको लगे कि नहीं आप प्रॉपर्टीज अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है, तब वहां पे एक्सपेंशन कर लेंगे। तो लेकिन यहां पे हम ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के बाद देखते हैं कि सेकंड रो में b माइनस a कॉमन है, 0 जिसमें सब कुछ कॉमन है, b माइनस a, और दिस कैन बी फैक्टराइज एज b प्लस a इंटू b माइनस a। तो सेकंड कॉलम से हम b माइनस a फैक्टर ले सकते हैं, और राइट साइड लाना भी है। जस्ट साइन चेंज है, तो b माइनस a को हम आगे जाकर k माइनस b में कन्वर्ट कर लेंगे, उससे टेंशन नहीं लेना है। फिर उसी तरह थर्ड रो में c माइनस a कॉमन दिख जाएगा। तो अब सेकंड और थर्ड रो से b माइनस a एंड c माइनस a कॉमन लें, तो क्या लिख सकते हैं? दैट विल बी b माइनस a इंटू c माइनस a। अब जो बचेगा, फर्स्ट रो सेम रहेगा 1a² ये रहेगा 0, ये 1, और फिर ये बन जाएगा b प्लस a, फिर ये 0, फिर ये 1, और ये c प्लस a। अब उसके बाद हम चाहें तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर लें, तो अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं एक्सपैंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम। तो एक्सपैंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, तो एक्सपैंड करने के बाद जो पहले से प्रेजेंट है आउटसाइड वो लिख लें, b माइनस a
इंटू सी माइनस ए। अब फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड करना है, इसके लॉन्ग, तो जस्ट 1 इंटू प्लस माइनस प्लस होता है, तो प्लस इट मीन्स 1 इंटू दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट, इट मीन्स 1 इंटू सी प्लस ए माइनस दिस प्रोडक्ट, इट मीन्स ए माइनस बी। अब ए एंड ए कैंसिल, तो यहां से जो मिला b माइनस ए, सी माइनस ए, सी माइनस बी। अब यहां पे लाना है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तो ये तो सेम एज इट इज है। अब ये दोनों जस्ट अपोजिट है, तो हम 2 टाइम्स जस्ट इससे माइनस कॉमन ले लें और इससे जो माइनस मिला इसमें मल्टीप्लाई कर लें, तो इससे माइनस लेने के बाद a माइनस बी बच जाएगा और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद b माइनस सी बन जाएगा। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं डायरेक्ट a माइनस बी इंटू b माइनस सी इंटू सी माइनस ए, विच इज इक्वल टू RHS। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट जो तुमको आगे लेकर के जाना है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम के तीनों एलिमेंट 1 हो तो हम 2 एलिमेंट को डायरेक्टली इजीली जीरो कर सकते हैं, और जब 2 एलिमेंट जीरो हो जाएं तो डायरेक्ट एक्सपैंड करने से पहले ये देखना है कि किसी रोज और कॉलम्स में कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको हम बाहर निकाल लें और तब एक्सपैंड करें। इसमें दिख रहा होगा ये तीनों 1 थे, हम ये 2 को जीरो किए, उसके बाद हम सेकंड रो और थर्ड रो से कॉमन निकाले और उसके बाद फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड किए। तो अगर कभी भी डिटर्मिनेंट में दिख जाए कि एक रो या एक कॉलम के तीनों एलिमेंट 1 हो, आगे का काम आसान हो जाता है। तो कई सारे प्रॉब्लम्स में डिटर्मिनेंट जब दिया रहता है तो एक डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम में सारे एलिमेंट 1 नहीं होते, मतलब एक रोज में तीनों एलिमेंट 1 है या एक कॉलम में तीनों एलिमेंट 1 है, ऐसा नेसेसरी नहीं है। तो मेरा जो फर्स्ट स्टेप होता है ऐसे प्रॉब्लम्स में कुछ ऐसा ही होता है कि पहले उस डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम के तीनों एलिमेंट को 1 कर लें, क्योंकि जैसे ही एक डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम का तीनों एलिमेंट 1 होता है तो आगे का काम कुछ इसी तरह से आसान होता है। तो हर बार कोई जरूरी नहीं है कि एकदम 3 एलिमेंट को 1 1 1 के फॉर्मेट में लिखा रहे, कुछ अलग होता है और हमको प्रॉपर्टीज अप्लाई करके वो 1 1 1 एक रो और एक कॉलम में लाना होता है। हम कुछ ऐसे भी आगे प्रॉब्लम्स देखेंगे, ये नोट डाउन कर सकते हो। ये प्रॉब्लम जो हम लिखे हैं ये अभी इसके प्रीवियस का जो प्रॉब्लम था उसी के एकदम आइडेंटिकल है, लेकिन एक स्टेप एक्स्ट्रा है। वो क्या है पहले समझ लो। यहां लास्ट प्रॉब्लम में ABC के फॉर्मेट थे, XYZ है, तो पहले देख लेते हैं कि आखिर वो लास्ट के इक्विवेलेंट कैसे है। तो LHS में देखो, एक रो या एक कॉलम का तीनों एलिमेंट 1 नहीं है, तो देखते हैं सबसे पहले कोई भी प्रॉपर्टीज में कि किसी रोज या कॉलम में कुछ कॉमन है कि नहीं। तो यहां तुमको x कॉमन दिख जाएगा, यहां y और यहां z कॉमन दिख जाएगा। तो अगर हम LHS में प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, जस्ट अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, फर्स्ट रो से x, सेकंड से y और थर्ड से z कॉमन लिया गया, तो यहां से x कॉमन लेंगे, दैट विल बी x 1x एंड x स्क्वायर। यहां से y कॉमन लिए, दैट इज 1y एंड y स्क्वायर, एंड फ्रॉम द थर्ड कॉलम कॉमन इज z, देन दैट विल बी 1z and z square. Now here all 3 element of the first row is 1 1 1, then we can make that 2 element 0, and after that we will take common from the rows or column and then expand the determinant along the first row. It means ये तीनों 1 है, तो हम इन दोनों को 0 करने के लिए इसको यहाँ पे माइनस करेंगे और ये यहाँ माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद ये 0 तो होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ अगर कॉमन एलिमेंट्स मिलते हैं रोज और कॉलम्स में, वो बाहर निकालेंगे और फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड करेंगे। और ये जो क्वेश्चन, मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है लास्ट डिटर्मिनेंट के जैसा ही तुमको दिख रहा होगा, बस डिफरेंस है XYZ जो यहां पे लिखा गया है, लास्ट प्रॉब्लम में ABC लिखा गया था, और यहां पे जो तुमको दिख रहा है इसके बदले A माइनस बी, B माइनस सी एंड C माइनस ए था। मतलब ये प्रॉब्लम प्रीवियस प्रॉब्लम के इक्विवेलेंट आ गया, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा था, वो ये है कि XYZ कॉलम से हमको कॉमन लेना है। तो ये प्रॉब्लम प्रीवियस की तरह है, तो आगे तुम लोग खुद से फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी अभी के प्रॉब्लम जो हम देखें लास्ट उसी के जैसा है, जस्ट एक स्टेप अगेन इसमें भी एक्स्ट्रा है। तो समझना, इस डिटर्मिनेंट को इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो अगेन इस डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो या एक कॉलम के तीनों एलिमेंट 1 नहीं है, तो क्या हम लेकिन ऐसा कुछ कर सकें ताकि रोज या कॉलम्स के तीनों एलिमेंट 1 हो जाएं? तो देखते हैं। अगर हम
फर्स्ट रो को यहां ला करके ऐड कर दें थर्ड रो में, तो दैट विल बी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा फिर यहां ऐड होगा, दैट विल बी अगेन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहां पे ऐड होगा, दैट विल बी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. इट मीन्स व्हेन R1 इज एडेड टू द R3, देन R3 हैज all the three element equal to alpha plus beta plus gamma. Then alpha plus beta plus gamma can be taken common from the third row. Then all the three element will be equal to 1, and then again we will make 2 element is equal to 0, take common factor outside and then expand the determinant. वो हम आसानी से अब solve कर सकते हैं. तो just हम first properties लिख दें अगर, R3 changed to R3 plus R1. After applying this one, the determinant can be written as, this is alpha, beta and gamma. Now this is alpha square, beta square, and this is gamma square. Now this is alpha plus beta plus gamma. Again this is alpha plus beta plus gamma and alpha plus beta plus gamma. And now alpha plus beta plus gamma can be taken common from the third row, that will be alpha plus beta plus gamma. And then this is alpha, alpha square 1, beta, beta square 1 and gamma, gamma square 1. अब तुम इजीली इन दोनों को जीरो कर सकते हो और उसके बाद कॉमन टर्म आउटसाइड लेकर के फैक्टराइज, मतलब इसको इजीली एक्सपैंड कर सकते हो. तो तुम देख रहे हो कि लास्ट के तीनों प्रॉब्लम एक जैसे थे. फर्स्ट में था कि एक रोज और कॉलम्स के तीनों एलिमेंट 1 दे दिए गए. सेकेंड और थर्ड में क्या किए कि 1 1 1 नहीं दिया गया, कुछ और दिया गया है, लेकिन जस्ट एक प्रॉपर्टीज अप्लाई करके हम उसमें 1 1 1 एक रोज और एक कॉलम को बना पा रहे हैं और फिर उसके बाद वही स्टेप फॉलो कर रहे हैं जो स्टेप हम फर्स्ट प्रॉब्लम में किए थे जहां पे तीनों एलिमेंट 1 1 1 था. तो इस तरह से समझ सकते हो कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम में तीनों एलिमेंट 1 हो तो वहां से आगे का काम बहुत आसान हो जाता है. इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हम प्रॉपर्टीज को कुछ ऐसा सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि अगर तीनों एलिमेंट 1 नहीं है तो डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम का तीनों एलिमेंट कॉमन आ जाए, सेम आ जाए. अगर वो तीनों एलिमेंट सेम आ जाएगा तो वही एलिमेंट जो तीनों सेम है कॉमन लेकर के उस रोज और कॉलम्स को 1 1 1 बना सकते हैं. तो उसके बाद का प्रोसेस आसान हो जाएगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन से पहले. तो देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है ये देखें. P एक स्केलर क्वांटिटी है तो प्रूफ करना है दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टर्म्स. तो अब इसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे उसी तरह से जैसे अभी लास्ट के 3 प्रॉब्लम्स में किए थे, लेकिन उसके पहले भी अगेन कुछ इसमें प्रॉपर्टीज है. तो कंसंट्रेट करना क्या है. तो मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है. हम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम के तीनों एलिमेंट, इट मीन सारे एलिमेंट अगर 2 टर्म्स के समेशन में लिखे गए हों, ये दिख रहा होगा, तो हम उस डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट के समेशन में लिख सकते हैं. तो अगर हम इस LHS में इस डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक करें तो उन दोनों डिटर्मिनेंट का फर्स्ट और सेकंड कॉलम सेम रहेगा. फर्स्ट कॉलम एक्स वाई जेड, सेकंड कॉलम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. तो पहले डिटर्मिनेंट में तीनों एलिमेंट 1 1 1 हो. पहले डिटर्मिनेंट में थर्ड कॉलम का तीनों एलिमेंट ये होगा और सेकंड डिटर्मिनेंट में थर्ड कॉलम ये सारे एलिमेंट्स होंगे. तो दैट विल बी प्लस एक्स वाई जेड x square y square z square and this is pxq pyq and pzq. अब उसके बाद ये हम एज इट इज छोड़ दे रहे हैं. दिस इज x y z, दिस इज x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1. अब आगे का समझना. इसमें फर्स्ट रो में x कॉमन है, सेकंड रो में y कॉमन है, थर्ड रो में z कॉमन है. तो हम यहां से x y z कॉमन डायरेक्ट ले सकते हैं. उसके अलावा थर्ड कॉलम में एक एक्स्ट्रा p कॉमन है तो p x y z कॉमन आया. इट मीन समझना कॉमन क्या है. फर्स्ट रो से x, सेकंड से y, थर्ड से z और थर्ड कॉलम से p कॉमन है. तो p x y z कॉमन, तो ये बन गया 1 1 और यहां बच जाएगा x. यहां
सॉरी यहां से x कॉमन लिया गया तो 1 बचेगा, x बचेगा, और यहां से x कॉमन लिया गया ऐसे और p कॉमन लिया गया ऐसे, तो ये बच जाएगा x स्क्वायर। फिर इसी तरह यहां से y कॉमन लिया गया तो 1y, और y यहां से कॉमन लिए तो y स्क्वायर, फिर इधर से p गया तो ये y स्क्वायर, सेम 1z एंड z स्क्वायर। अब उसके बाद ध्यान देना, ये और ये आइडेंटिकल अभी नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर हम इस 1 को या तो यहां, मतलब इस 1 को पहले यहां कर लें और इसको यहां ले जाएं, हम दो इंटरचेंज एक बार में नहीं करते, एक एक करके करेंगे, तो हम इसको यहां ले जाते हैं और फिर इसको यहां ले जाते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, C1 इंटरचेंज टू C3, केवल इसमें अप्लाई कर रहे हैं, ये एज इट इज छोड़ दे रहा है, तो यहां से आएगा दैट विल बी 1, इट मींस -1 एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होगा, 1 1 1, दैट विल बी x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, सेकंड कॉलम को कुछ नहीं करना और ये x y z हो जाएगा, और बाकी को एज इट इज p x y z, दैट इज 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर लिख सकते हैं। अब उसके बाद अभी भी दोनों डिटर्मिनेंट सेम नहीं है, अगर हम इसको इससे इंटरचेंज कर लें तो इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल ये दिख जाएगा, तो हम एक बार और सेकंड और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो इंटरचेंज करने से एक माइनस और एक्स्ट्रा आएगा, इट मींस फर्स्ट डिटर्मिनेंट में हम अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज C2 चेंज्ड टू C3, इंटरचेंज विथ C3, तो अगर C2 को C3 से इंटरचेंज करें तो क्या आएगा, हम इसको इसमें चेंज कर रहे हैं, इसमें चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसमें चेंज कर रहे हैं, तो -1 दी होल स्क्वायर, फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 1 1 रहेगा, सेकंड कॉलम इट मींस x y z होगा, x y z एंड दैट विल बी x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस px y z एंड देन 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। अब ये -1 होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो इस तरह से ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट सेम है, तो हम 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, अब डिटर्मिनेंट को ही कॉमन ट्रीट करें तो ये बन जाएगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। तो अब ये जो डिटर्मिनेंट तुमको मिला, अभी का जो हम इसके पहले के 3 प्रॉब्लम्स लगातार देखे थे उन तीनों में ये तुमको दिखा होगा। तो अगेन हम इन दोनों को जीरो करेंगे, रोज और कॉलम्स में से कॉमन फैक्टर को आउटसाइड लेंगे और फिर एक्सपैंड कर देंगे। तो इसके बाद तुम इजीली एक्सपैंड कर सकते हो, वो खुद से कर लोगे। हम डायरेक्ट अब लिख दे रहे हैं, एक ही स्टेप हम बार बार नहीं कर रहे हैं। तुम वीडियो को रिवर्स में जाकर के देख सकते हो कि ये कैसे कैलकुलेट किया गया था फर्स्ट प्रॉब्लम में। इसके पहले के 2 प्रॉब्लम में तो हम डायरेक्ट यूज कर लिए हैं, लेकिन जो सबसे पहला प्रॉब्लम 111 का एक्सप्लेन किए उसमें हम कंप्लीट एक्सपेंड किए हैं, तो उसमें तुम जाकर के देख सकते हो। अभी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, दिस इज x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। तो ये हो गया। तो इस तरह से अगेन देख रहे होगे कि एक ही प्रॉब्लम्स को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, बस एक एक्स्ट्रा स्टेप उसमें ऐड कर दिया जाता है। कुछ और भी प्रॉब्लम्स देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगेन एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जो जितने भी बुक्स तुम पढ़ोगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए हो कोई भी, इसमें ये प्रॉब्लम तुमको जरूर दिखेगा। ऐसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखेंगे, लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अब इसमें जस्ट ये इस डिटर्मिनेंट को इन दोनों टर्म के इक्वल करना है। तो इन दोनों टर्म के नहीं, बस एक पे कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि ये टर्म को अगर एक्सपैंड करें ए बी सी इंटू 1 ए बी सी, ए बी सी इंटू 1 बाई ए बी सी, इट मीन्स ये और ये दोनों सेम टर्म है। तो लेकिन हम केवल इसको प्रूफ करेंगे और उसके बाद का स्टेप तुम इजीली लिख सकते हो। तो कई बार क्या होता है कि इसके इक्वल डायरेक्ट ये प्रूफ करने को दे दिया जाता है, तो अगर यहां से डायरेक्ट ये लाने की कोशिश करोगे, ये लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम में तो खैर दे दिया गया है कि इसके इक्वल ये प्रूफ करो तब ये प्रूफ करो, जो कि आसान हो जाता है। लेकिन यहां से डायरेक्ट इसके इक्वल प्रूफ करना हो तो मुश्किल होता है। तो हम इसके इक्वल इसी को प्रूफ करते हैं और फिर इसको सॉल्व करके इसके इक्वल प्रूफ किया जाता है। तो मेन हम दिस डिटर्मिनेंट को इसके इक्वल प्रूफ करेंगे। तो जस्ट अगेन ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज नहीं बता रहे। तो देखो यहां पे RHS में जो टर्म है 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, यहां पे कहीं पे भी वो टर्म दिख नहीं रहा है। लेकिन सोचो कि अगर हम इसमें डायरेक्ट एक्सपेंशन का सोचें तो ये लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा डायरेक्टली। तो इट मींस यहां से हमको कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज के बारे में सोचना होता है
ताकि ये टर्म हमको किसी एक रो या एक कॉलम में कॉमन दिख जाए। तो अगर तुम डायरेक्टली इसमें सोचोगे कि किसके स्केलर मल्टीपल को दूसरे रोज और कॉलम में ऐड कर दें कि किसी एक रो या एक कॉलम में ये कॉमन दिख जाए, तो डायरेक्टली इंपॉसिबल सा दिखता है। तो जस्ट यहां से अभी सीखना है तुमको कि क्या स्टेप ट्राई किया जा सकता है। हम अगर किसी भी रोज और कॉलम्स में चाहें कि किसी से डिवाइड करें तो बाहर में उसको मल्टीप्लाई करना होता है, और अगर अंदर मल्टीप्लाई करना है तो बाहर में उसको डिवाइड करना होता है। तो हम यहां पे कुछ ऐसा करेंगे कि अंदर में 1/a 1/b 1/c का टर्म दिख जाए। तो उसके लिए हम क्या स्टेप सिलेक्ट कर रहे हैं वो ध्यान देना। LHS में हम प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं। R1 चेंज्ड टू 1/a R1, मतलब R1 में a से डिवाइड कर रहे हैं, फिर उसी तरह R2 में b से डिवाइड कर रहे हैं 1/b R2, एंड R3 चेंज टू 1/c R3। तो अंदर में जब डिवाइड करेंगे तो बाहर में मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो a b c बाहर में हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तो a b c मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अंदर में डिवाइड कर रहे हैं। तो उसके बाद ये जो है वो क्या आ जाएगा, तो 1 + 1/a, a से डिवाइड कर रहे हैं, फिर यहां a। उसी तरह सेकंड कॉलम रो में 1/b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर b से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1/b, that will be 1 + 1/b, and that will be 1/b. And in the third row we have to divide by c. It means that will be 1/c 1/c, and that is 1 + 1/c. After that, now you can see that 1/a 1/b 1/c in the elements of the determinant. तो अब हमको कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज यूज करना है ताकि किसी एक रोज और कॉलम्स के एलिमेंट्स 1 + 1/a + 1/b + 1/c दिख जाए। तो हम अगर इन तीनों को ऐड करें, इट मींस ये सोचो इन दोनों को यहां पे ले जाकर के ऐड कर दें। तो सोचो इन दोनों को यहां ऐड करेंगे तो दैट टर्म विल बी 1 + 1/a + 1/b + 1/c। अगेन दिस टू टर्म इज added here, then that will be again 1 + 1/a + 1/b + 1/c, and again same for this term. It means इन दोनों को यहां पे ऐड करेंगे सेम आएगा। तो अगर हम यहां पे प्रॉपर्टीज यूज करें, R1 चेंज्ड टू R1 + R2 + R3, R1 में ले जाकर के इन दोनों को ऐड कर दें। तो यहां से क्या मिलेगा, ABC एज इट इज कॉमन है, तो ये 1 + 1/a + 1/b + 1/c, अगेन 1 + 1/a + 1/b + 1/c, एंड अगेन 1 + 1/a + 1/b + 1/c। अब उसके बाद बाकी जो सेकंड और थर्ड रो है वो एज इट इज रह जाएगा 1/a 1/b 1 + 1/b and 1/b, and here that will be 1/c 1/c, and that will be 1 + 1/c। अब यहां से तुमको दिख रहा होगा कि फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट सेम हैं, एंड वो तीनों एलिमेंट हमको RHS में लाना भी है। तो अगर हम डायरेक्ट a b c इनटू, अब हम इन सारे एलिमेंट को फर्स्ट रो से कॉमन ले लें तो क्या आएगा, 1 + 1/a + 1/b + 1/c। अब जो डिटर्मिनेंट मिलेगा 1 1/b 1/c 1 1/b 1/c, फिर ये 1 दैट विल बी 1 + 1/b 1/c, और ये फिर 1 1/b एंड दैट विल बी 1 + 1/c। तो इसके बाद अगर किसी भी एक रो या एक कॉलम का दो एलिमेंट तीनों एलिमेंट 1 होता है तो हम 2 को 0 करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, और ये तुमको दिख रहा होगा कि ये इसके इक्वल आ चुका है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब तुम अप्लाई करो, जस्ट इन दोनों को 0 करने के लिए क्या करेंगे, हम एक स्टेप लिख दे रहे हैं, C2 चेंज टू C2 - C1, ये यहां पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस करना है, और फिर उसके अलावा C3 चेंज टू C3 - C1, ये यहां पे भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो तुमको मिलेगा उसके बाद इजीली एक्सपैंड करके तुम लोग खुद से फाइंड करोगे। अब तुम लोग को फाइंड करने खुद से आ जाना चाहिए, इतना एक्सप्लेन करने के बाद। मतलब तीनों एलिमेंट जैसे ही 1 दिखता है उसके बाद का काम बहुत आसान हो जाता है। तो ये दिख रहा होगा कि अगेन यहां पे 3 एलिमेंट 1 नहीं थे, उसको 1 करने के लिए 2-3 प्रॉपर्टीज अप्लाई किया गया, और जैसे ही 1 1 1 आया आगे का काम आसान हो गया। तो प्रॉपर्टीज यूज करके प्रॉब्लम्स को आसान बनाना तभी पॉसिबल है जब तुम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, या फिर सॉल्व प्रॉब्लम को अच्छे से ऑब्जर्व करते हो कि उसमें प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई किया गया। डायरेक्टली प्रॉपर्टीज पढ़ लो, और अगर किसी बुक का
क्वेश्चन बनाना सोचो कि खुद से हम बनाना शुरू कर दें, ये पॉसिबल ही नहीं है। तुमको कुछ सॉल्व एग्जाम्पल देखने ही पड़ेंगे। इसलिए आज के लेक्चर में हम बस केवल प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर रहे हैं, ताकि जब तक तुम देखोगे नहीं तब तक तुमको खुद से अप्लाई करने नहीं आएगा। अभी हम एक दो और प्रॉब्लम्स देखेंगे, क्योंकि कई सारे प्रॉब्लम्स में जो प्रॉपर्टीज हैं उसी को सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स देखते हैं, कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अगेन इस डिटर्मिनेंट को दिस टर्म के क्यूब के इक्वल प्रूफ करना हो तो अगेन यहां से पहले जनरल एक और कॉन्सेप्ट समझो। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी क्वांटिटी के क्यूब के इक्वल करना हो तो हम ऐसे प्रॉपर्टीज के बारे में सोचते हैं कि वो प्रॉपर्टीज इस टर्म का एटलीस्ट ट्वाइस, इट मीन्स 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसी 2 रोज या किसी 2 कॉलम्स में कॉमन दिखे। क्योंकि एक्सपैंड करके किसी क्वांटिटी का पावर क्यों लाना, और खास करके इतने बड़ी क्वांटिटी का, बहुत ही मुश्किल होगा। मल्टीप्लिकेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड करना पड़ेगा। तो डेफिनेट है किसी भी क्वांटिटी का अगर क्यूब करना हो तो हम कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज के बारे में सोचते हैं कि एटलीस्ट 2 रोज और 2 कॉलम्स में इसको हम कॉमन दिखा सकें। क्योंकि 2 रोज और 2 कॉलम्स में कॉमन दिखेगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दी होल स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, और एक्सपेंशन से केवल एक ही टर्म लाना पड़ेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हो सकता है आगे जाकर के वो भी नहीं लाना पड़े। लेकिन एटलीस्ट हम 2 टाइम्स के बारे में तो जरूर सोचेंगे कि वो कॉमन दिख जाए। तो अब आते हैं कि ऐसा क्या प्रॉपर्टीज सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरे पास फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अगर हम फर्स्ट कॉलम में क्या करना है ये देखना है, ताकि हम कुछ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन दिखा सकें। अगर सोचो इसमें हम b से मल्टीप्लाई कर लें, कंसंट्रेट करना, अगर हम इसमें b से मल्टीप्लाई कर लें और फिर यहां पे ले जा करके सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये b से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा -2b स्क्वायर। और मतलब जब भी तुम मल्टीप्लाई करके क्या करोगे ये जानने के लिए तुम्हारा इमेजिनेशन, कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो b से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा -2b स्क्वायर, यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट विल बी +2b स्क्वायर। ऑलरेडी -b स्क्वायर है, देन +2b स्क्वायर क्या कर देगा, +b स्क्वायर कर देगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह यहां पे अगर b से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 2ab, और 2ab फिर यहां पे सब्ट्रैक्ट होगा, ये 0 हो जाएगा। तो 0 है तो ऑलरेडी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है। फिर उसी तरह इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो यहां b से मल्टीप्लाई करिए तो ये b बन गया, फिर यहां माइनस करेंगे तो दैट विल बी 2b माइनस b, दैट विल बी b। अब फिर ये बन जाएगा b, फिर जब ये माइनस करेंगे तो फिर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यू, बी कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कैलकुलेशन, तो उसको लिख करके मेन देखना होगा। तो हम एक प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, LHS में अप्लाई कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है क्योंकि कैलकुलेशन इसमें थोड़ा ज्यादा है। तो अगर हम कर दें C1 चेंज टू C1 माइनस BC3, मतलब कॉलम 3 में B से मल्टीप्लाई करके C1 में माइनस कर रहे हैं। फिर उसी तरह C2 चेंज टू C2 प्लस AC3, और इसमें A से मल्टीप्लाई करके फिर इसी में ऐड कर रहा है। तो तुम ये नहीं सोचोगे कि इसमें b से भी कर रहे हैं, इसे b में करते नहीं है, वो मल्टीप्लाई करके इसमें कर रहे हैं, वो तो एज इट इज सेम रह जाता है, तो वो कॉलम 3 नहीं बदलने वाला। तो अब उसके बाद जब ये डिटर्मिनेंट आएगा तो क्या आएगा, तो जब इसमें b से मल्टीप्लाई करके यहां सब्ट्रैक्ट किए तो दैट विल बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो 0 हो गया b से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करने पे। अब यहां b से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करें तो ये होगा b प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। अब इसी को जस्ट हम यहीं पे कर रहे हैं, ऐसा शो नहीं करना होता है अगर तुम सॉल्व कर रहे हो एग्जाम में तो, लेकिन हम यहां पे जस्ट ज्यादा स्टेप ना लिखना पड़े उसके लिए कर रहे हैं हमको। तो ये b कॉमन ले लें तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। इसका मतलब है कि यहां पे फर्स्ट कॉलम में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख जाएगा। फिर उसी तरह अगर हम इसमें a से मल्टीप्लाई करके यहां सब्ट्रैक्ट ऐड कर लें तो a से मल्टीप्लाई करेंगे यहां करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर a से मल्टीप्लाई करके यहां ऐड करेंगे तो अगेन ये बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह a से मल्टीप्लाई करके यहां ऐड करेंगे तो दैट विल बी माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। अब इसी में माइनस ए कॉमन ले लें तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख जाएगा, और कॉलम 3 एज इट इज छोड़ देंगे, दैट विल बी -2b 2a 1 माइनस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दी होल स्क्वायर एंड देन दैट विल बी 1 0 एंड बी that will be 0 1 and minus a that is minus 2b 2a and 1 minus a square minus b square। तो यहां तक का तुम स्टेप आसानी से समझ पाए होगे। अब ध्यान रखना, अब इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में सोचेंगे क्योंकि अभी 2 रोज और 2 कॉलम्स के मतलब किसी भी रोज और कॉलम्स के 2 एलिमेंट 0 नहीं हो पाए हैं, एक 0 हुआ है। तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो तुम एक्सपेंड भी कर सकते हो, लेकिन हम एक और यहां पे प्रॉपर्टीज अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसको 0 करना और फिर या तो इसको 0 एंड इसको 0 करना, ये दोनों को, बी को और माइनस ए को, तो अगर हम फर्स्ट रो में कॉन्सेंट्रेट करना, फर्स्ट रो में ए से मल्टीप्लाई करके यहां माइनस कर ले तो ये 0 हो जाएगा। और फिर उसके अलावा सेकंड रो में 20 ए से मल्टीप्लाई करके, सॉरी फर्स्ट रो में बी से मल्टीप्लाई करके यहां माइनस कर लेंगे ये 0 और सेकंड रो में ए से मल्टीप्लाई करके यहां ऐड कर लेंगे ये 0। हम एक स्टेप लिख रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट करना, दैट इज R3 चेंज्ड टू R3 माइनस बी R1 प्लस ए R2। मतलब फर्स्ट रो में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी से और R3 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक ही साथ सेकंड रो में ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर यहां सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या आएगा, तो केवल R3 चेंज होगा इस प्रॉपर्टी के बाद, R1 एंड R2 सेम रहेगा। तो लिख रहे हैं R1 एंड R2 दैट इज 1 0 माइनस 2b, फिर 0 1 2a 0 1 एंड 2a। कॉन्सेंट्रेट करना, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं कंप्लीट b से, और मतलब माइनस b से कर रहे हैं, ऐड करना है तो, और यहां a से कर रहे हैं, तो अगर इसमें माइनस b से करें और इसमें a से करें तो ये 0 ही रह जाएगा, ये बन जाएगा माइनस b, और यहां पे ले जाकर के ऐड करें तो ये बन जाएगा 0। फिर उसी तरह इसमें अगर माइनस b से करें ये 0 ही रहेगा, इसमें a से करें तो बन जाएगा a, और फिर यहां ऐड करें तो ये बन जाएगा 0। तो ये दोनों 0 हो चुका। फिर इसी तरह यहां माइनस b से करें तो दैट विल बी 2b स्क्वायर, यहां माइनस a से करें तो दैट विल बी 2a स्क्वायर। अब ये दोनों जाकर के यहां पे ऐड होगा तो प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, इसको क्या बना देगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये पहले से जो बाहर है ऑलरेडी वो तो लिखना पड़ेगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दी होल स्क्वायर। अब फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट 0 है, थर्ड रो में भी 2 एलिमेंट 0 है, किसी के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हो, तो हम यहां पे कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम के अलोंग, तो एक्सपैंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, एक्सपैंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम। तो एक्सपैंड करने के बाद अब इजीली कैलकुलेशन है, तुम खुद से कर सकते हो। तो करने के बाद जस्ट 1 इंटू दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट इज ओनली 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स ये डायरेक्टली क्यूब हम लिख देते हैं, हो जाएगा। तो इस तरह से तुम क्या देख रहे हो कि कई बार प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट करना मुश्किल होता है कि स्केलर मल्टीपल, तो कई बार हम स्केलर मल्टीपल सुनते हैं तो पहली बार लगता है कि 2 3 मीन्स कोई नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा। लेकिन समटाइम्स जो हम मल्टीप्लाई करते हैं रोज और कॉलम्स में वो अलजेब्रिक टर्म्स a b x y z के फॉर्मेट में भी होते हैं। तो ऐसे केसेस में कई बार प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट करना इनिशियली प्रॉब्लम होता है, लेकिन तुम जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे प्रॉपर्टीज का अलग अलग बुक से उतना ही ये टॉपिक तुमको आसान लगेगा। लेकिन तुम सोचोगे कि बहुत लिमिटेड प्रॉब्लम बना करके इस पे तुमको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे बेस्ड प्रॉब्लम पे कमांड हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसीलिए इसके जितने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उतना तुम्हारे लिए बेटर होगा। और कई बार ये भी होता है कि तुम डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज के बहुत सारे प्रॉब्लम बना लिए, अभी तो बन गया, लेकिन मान लो अगर तुम आज से 3 महीने बाद वही प्रॉब्लम खुद से लेकर के बैठोगे, सारा माइंड से निकल चुका होगा, नहीं पता चलेगा। तो ये प्रॉपर्टीज ऐसा है कि तुमको उसको हमेशा टाइम टू टाइम रिवाइज करना होता है, अदरवाइज वो तुम्हारे माइंड से स्किप होने के बहुत चांसेस हैं। इसीलिए शुरुआत में तुम बहुत डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम बनाओ ताकि ये लास्ट टाइम तक तुम्हारे माइंड में बैठा रहे कि प्रॉपर्टीज का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। और जब कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो उसके बाद तुम बहुत टाइम के बाद देखते भी हो तो रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जस्ट इस पे बेस तुमको अब डिफरेंट टाइप्स के
प्रॉब्लम ही बनाने हैं, और जब प्रॉब्लम बनाओगे तभी जाकर के ये आसान हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट अब यहाँ पे कंप्लीट होता है। डिटर्मिनेंट में अभी और भी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जो पढ़ने का एम था कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना, कुछ ऐसा करें डिटर्मिनेंट के साथ कि एक्सपैंड करने से पहले उसके टर्म सिंपल हो जाएं, या फिर जब हम एलिमेंट को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो एक्सपेंशन से पहले किसी एक रो या एक कॉलम्स में नंबर ऑफ जीरोस आ जाएं। तो अब ये समझो कि डिटर्मिनेंट तुम प्रॉपर्टीज इट मीन्स अच्छे से समझ चुके हो, और पेशेंटली सिंपल प्रॉब्लम से कोई भी एक बुक उठाओ और उसमें जो शुरुआत से लेकर के जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं वहाँ से स्टार्ट करो। डायरेक्टली बीच का कोई सेलेक्ट करके नहीं बनाओगे। तो जब तुम प्रैक्टिस करोगे 25, 30, 40, 50 प्रॉब्लम, तो तुमको ये प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में डिटर्मिनेंट का एक और एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, और वो होगा टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, और उसी एरिया ऑफ द ट्रायंगल का यूज करके हम कुछ और देखेंगे टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट। इट मीन्स हम, और अगेन हाउ वी कैन शो दैट द 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो हम डिटर्मिनेंट के हेल्प से ये सारे काम कैसे करते हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और वो भी एक डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन ही होगा। और उसके बाद हम लोग एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का। जो बताए थे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस क्यों पढ़ते हैं, तो वो लास्ट के सेक्शन में डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन वो तो एडजॉइंट, इनवर्स, अभी बहुत कुछ बाकी है डिटर्मिनेंट में। तो अभी पेशेंटली डिटर्मिनेंट को तो अभी टाइम देना है। तो अभी तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टीज ही हैं। तो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड प्रॉब्लम बनाओ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल पढ़ने के लिए।